Hi guys, I'm Ashi. I hope you are doing well. So, जो मैंने लास्ट टॉपिक खत्म किया था वो क्या था हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स पे। रिसीवेबल्स का मतलब क्या था? जिनसे हमको पैसा लेना है। ठीक है। ट्रेड पेबल्स क्या होगा? जिनको हमने पैसा देना है। राइट। जब हमने चीजें क्रेडिट पे खरीदी होंगी ना, जब हमने चीजें उधार खरीदी होंगी तो हम उनके क्रेडिटर्स बन गए होंगे। क्रेडिटर्स की हमने उनसे सामान तो खरीद लिया लेकिन हमने उनको पेमेंट नहीं की, लेकिन कभी ना कभी तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। हम 5 दिन बाद करें, 10 दिन बाद करें, लेकिन पेमेंट तो करनी पड़ेगी। जब तक हम उनकी पेमेंट नहीं करते तब तक हम उनकी ट्रेड पेबल्स हैं। ट्रेड पेबल्स की फॉर्म क्या है? क्रेडिटर्स और बिल पेबल्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? वो हमें कोई टाइम नहीं देते। हम बोल देते हैं चलो कोई नहीं, आप पेमेंट कर देना, हमें आप पे ट्रस्ट है। ठीक है। तो हम उनको 5 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद पेमेंट कर देंगे, और जब तक हम पेमेंट नहीं करेंगे तब तक हम उनके क्रेडिटर्स रहेंगे। लेकिन बिल्स पेबल क्या होता है? बिल्स पेबल में हमें हमें एक टाइम पीरियड दे देते हैं। उसमें हमें ये एक तरह का रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। जो लेखक होता है वो बोलता है कि इस बंदे को मेरे को इतने पैसे देने, और जिस बंदे ने पैसे देने होते हैं ना वो एक्सेप्ट करके वापस उसको दे देता है। ठीक है। तो वो जब तक उससे गिवन टाइम पीरियड होता है ना तब तक तो वो उसको कुछ बोलता नहीं है, लेकिन जैसे ही वो टाइम पीरियड ओवर हो जाता है तो वो बंदा ना उसको बोलना स्टार्ट कर देता है, भाई तेरा टाइम पीरियड ओवर हो गया, अब तू पैसे दे दे। ठीक है। तो ये हो गए हमारे ट्रेड पेबल्स। गुड्स क्या होते हैं? हम इतनी देर से बोल रहे हैं कि भाई हर चीज में हमने गुड्स को यूज किया है, क्योंकि मेनली जो हमारा बिजनेस है वो या तो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा या फिर गुड्स प्रोवाइड कर रहा होगा। राइट। तो हमारा जो बिजनेस है वो दो ही चीजों पे टिकता है, सर्विसेज और गुड्स पे। पहले हम गुड्स को डिफाइन कर लेते हैं। गुड्स होते क्या है? गुड्स आर दैट विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और फॉर रिसेल पर्पस। गुड्स ऐसे होते हैं जिनको हम मैन्युफैक्चरिंग करके आगे रिसेल कर देते हैं। ठीक है। जैसे मैं बोलती हूँ मैं हूँ एक फर्नीचर ट्रेडर, मैं अपने बिजनेस में फर्नीचर लाती हूँ और फर्नीचर को बेच देती हूँ। ठीक है। जब मैं फर्नीचर को ला रही हूँ, कुर्सी ला रही हूँ, मेज ला रही हूँ, अलमारी ला रही हूँ, बेड ला रही हूँ, तो मैं किस लिए ला रही हूँ? उसको बेचने के लिए। मेरा पर्पस क्या हो गया? वो बेचना। जो मेरा मेन बिजनेस क्या हो गया? वो मेरे बिजनेस का ऑपरेशन क्या हो गया? वो फर्नीचर बेचना। ठीक है। तो ये मेरे लिए क्या होगी? गुड्स हो गई जो मैं ला रही हूँ। लेकिन अगर यही गुड्स मैं बोलूं कि मेरा बिजनेस तो है चाय पत्ती बेचने का, जो मैं चाय पत्ती खरीदती और बेचती हूँ, चाय पत्ती खरीदती और बेचती हूँ। ठीक है। लेकिन मैं अपने बिजनेस में क्या लेके आ रही हूँ? फर्नीचर लेके आ रही हूँ। जो भी मेरे कस्टमर आए ना वो आराम से बैठे मेरे से तसल्ली से बात करें, है ना। तो मैं इसलिए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कुछ भी करने के लिए क्या लेके आ रही हूँ? एक पर्पस होगा, फर्नीचर लेके आ रही हूँ कि मेरे कस्टमर आएंगे तो बैठेंगे किस पे? हम खड़े खड़े तो बात करेंगे नहीं, तो हम क्या ले आए? फर्नीचर ले आए। फर्नीचर ले आए तो वो क्या हमारे लिए गुड्स है? नहीं, वो हमारे लिए गुड्स नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा जो मेन पर्पस, हमारा बिजनेस का जो मेन ऑपरेशन है वो क्या है? चाय पत्ती बेचने का, चाय पत्ती खरीदने का। लेकिन जो वो फर्नीचर आया वो क्या होगा? फिर वो होगी हमारी एसेट्स, क्योंकि हमने अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए हमने क्या खरीदी है? एसेट खरीदी है, और इससे हम आगे जाके अपना इकोनॉमिक बेनिफिट भी निकालेंगे। अच्छा, अब ये एसेट लॉन्ग टर्म होगी या शॉर्ट टर्म होगी? ऑब्वियसली जो हम फर्नीचर ला रहे हैं वो हम 2 दिन के लिए नहीं लेके आ रहे कि 2 दिन बैठेगा हमारा कस्टमर। हम ये किस लिए ला रहे हैं कि सालों साल बैठता रहेगा। ठीक है, उसमें कुछ टूट फूट होती रहेगी तो हम सुधार करवाते रहेंगे, लेकिन ये क्या होगा? लॉन्ग टर्म होगा। लॉन्ग टर्म होगा तो ये क्या होगी? हमारी एसेट्स होगी। तो गुड्स, गुड्स हमारे होंगे चाय पत्ती बेचना और खरीदना। ठीक है। कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट है टू अक्वायर गुड्स और सर्विस वी बियर अ कॉस्ट ऑफ मनी। जब भी हम किसी चीज को खरीदते या बेचते हैं, ठीक है, खरीदने या बेचने के बीच में कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं। एक्सपेंसेस इन द सेंस, जब भी जैसे मैंने रॉ मटेरियल खरीद लिया मैंने चाय पत्ती के लिए। ठीक है। अब मेरे को उसको लिए मशीनें लगानी पड़ रही है। मशीनें लगाने के मशीनें तो मैं चलो लगा लूंगी, मशीनें लगाने पे मेरे को एम्प्लॉयज भी रखने पड़ेंगे। एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे तो उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी। जब उनको सैलरी देनी पड़ेगी तो उनको चाय कॉफी का खर्चा भी बियर करना पड़ेगा। उनको कुछ चोट लग जाती है वो खर्चा भी बियर करना पड़ेगा। वो कुछ काम इफेक्टिवली करे,
जिस चीज से वो काम इफेक्टिवली करेंगे वो उस चीज का भी ध्यान रखें, उस पर भी कुछ कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तो जब हम रॉ मटेरियल लाने से लेकर उसको रेडी टू सेल करने तक जो भी खर्चा आ रहा है वो क्या है, हमारी कॉस्ट है। ठीक है, जो कॉस्ट होती है वो हमारी होती है एक्चुअल और नोशनल। एक्चुअल ऐसी कॉस्ट होती है जिसको हम काउंट कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ भाई ये एक्चुअल कॉस्ट है। नोशनल क्या हो गई, रिलेटेड कॉस्ट। ठीक है, नोशनल क्या होती है, जैसे लाइट है, लाइट तो हर डिपार्टमेंट को चाहिए होती है। जैसे हमारे डिपार्टमेंट होते हैं परचेज, सेल्स, मैनेजमेंट लेवल, और हमारे ओनर वाला डिपार्टमेंट, लाइट तो सबको चाहिए होती है। लेकिन हम उस लाइट को ना अलग अलग पार्ट्स में बांट देते हैं। जब हम उस पार्ट को बांट देते हैं तो वो उसकी बन जाती है नोशनल कोड। लेकिन जरूरत तो सबकी थी, लेकिन हमने डिपार्टमेंट वाइज उस कोस्ट को बांट दिया है। ठीक है, फिर आते हैं दोस्तों गेन पे। गेन इज द रिजल्ट ऑफ पेरिफेरियल एक्टिविटी। ये क्या होता है कि जो गेन होता है वो हमें कंटिन्यूअस बेसिस पे नहीं होता है, वो हमें कभी कभार होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ कि मेरा कोर्ट में ना एक मुकदमा चल रहा था। उस मुकदमे से मेरे को एकदम से मेरे को पता चला कि मैं जीत गई। तो मेरे को उससे जैसे ही जीते तो कोर्ट ने क्या बोल दिया, इस बंदे को 2 लाख देने हैं एज अ, भाई उसका जो भी मान हानि हुई है, जो भी लॉस हुआ है, तो वो मेरी तरह से क्या हो गया, मेरे लिए गेन हो गया। ठीक है, वो मेरे को रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहा है, लेकिन कभी कभार तो हो रहा है ना, और जब भी वो हो रहा है तो मेरे लिए तो एक अच्छी बात है। तो ये कैसा क्या हो गया, ये मेरे लिए गेन हो गया। स्टॉक, इट इज दैट क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑन हैंड विच इज टू बी सोल्ड टू कस्टमर। जो हम ये स्टॉक स्टॉक को हम ना एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद ही काउंट कर सकते हैं कि ये हमारा स्टॉक है। हम चलो 1 महीने के लिए स्टॉक मेंटेन करके रख, हमारी जो एक्टिविटी है वो हम मान के चलते हैं, जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते थे कि जब भी इस क्वांटिटी से इस लेवल से नीचे जाएगा ना स्टॉक, तो हम नया स्टॉक ऑर्डर कर लेंगे। ठीक है, फिर होता है फिर होता है स्टॉक इन प्रोग्रेस, कि जब जो हमने मैं बोल सकती हूँ कि जब भी हम कोई वो कर रहे होते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो हम प्रोसेस वाइज मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। प्रोसेस 1 में क्या होगा, हम रॉ मटेरियल डालेंगे और उससे कुछ प्रोडक्ट बाहर निकल के आएगा, फिर उस प्रोडक्ट में भी कुछ काम करके फिर हमारा फाइनल प्रोडक्ट बाहर निकल के आएगा। तो जो प्रोसेस 1 है उससे हमने प्रोडक्ट निकाल दिया, प्रोडक्ट निकालने के बाद जो स्टॉक बन के आ गया है तो उसको भी तो हम स्टॉक करेंगे ना, उसको भी हम अपने पास रखेंगे कुछ टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि एकदम से तो हम फाइनल उसमें लेवल में नहीं डाल सकते, तो उसको भी हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा। जब हम उसको स्टोर करके रख रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा स्टॉक बनता जा रहा है। ऐसे ही रॉ मटेरियल का है, जब भी हम एकदम तो दूसरे उस प्रोसेस में डाल नहीं सकते एक प्रोसेस में करने के बाद। तो जब हम एक प्रोसेस में डाल रहे हैं तो एक प्रोसेस में भी हम एकदम सारा माल तो नहीं डालेंगे, हम उसको भी कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रखेंगे। ऐसे ही फाइनल है, फाइनल को हम एग्जैक्टली जब जैसे हम बना रहे हैं वैसे हम बेच तो नहीं सकते ना, तो उसको भी हमें कुछ स्टोर करके रखना पड़ेगा। जो हम स्टोर करके रखते जा रहे हैं ना वो हमारा क्या बनता जा रहा है, स्टॉक बनता जा रहा है। जो भी हम स्टोर करेंगे वो हमारा स्टोर बनता है। ठीक है, जो हमारा स्टॉक होता है वो कितने टाइप का होता है, वो हमारा होता है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फाइनल। ठीक है, रॉ मटेरियल क्या हो गया, जो हमने खरीदा है बनाने के लिए, हमने किसी डीलर से बात की, भाई मेरे को इतना माल चाहिए और ये वाला माल चाहिए, तो ये मेरा रॉ मटेरियल हो गया, क्योंकि मेरे को अभी इस पे काम करना है। और वर्क इन प्रोग्रेस क्या हो गया, कि मैंने बोला हम प्रोसेस ए करते हैं, प्रोसेस 2 करते हैं, प्रोसेस 3 करते हैं। जो प्रोसेस 2 में माल है वो क्या हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है। ठीक है, कि अभी हमारा उस पर काम चलेगा। और फाइनल क्या हो जाएगा, जो वर्किंग प्रोग्रेस करने के बाद हमारी जो फाइनल स्टेज होती है, जहां से हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ रहा होता है, वो होती है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। और ठीक है, अब आते हैं दोस्तों बिजनेस ट्रांजैक्शंस पे। बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती है, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है लेना देना। जो लेना देना होता है वो हमारे जब बिजनेस को अफेक्ट करने लग जाता है तो वो हमारी हो जाती है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। और बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ही हम अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं, है ना, तभी उनकी ही रिकॉर्डिंग करके हम आगे प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। परचेजेस क्या होती है, हम जो लेना देना वो होता है वो किस चीज में होता है, वो परचेजेस और सेल्स की टर्म्स में होता है। तो परचेजेस क्या होती है, परचेजेस होती है हमारी
इट मीन्स दैट व्हेन यू बाय सम गुड्स फॉर रिसेल पर्पस, ठीक है, जब हम किसी गुड को, जब भी हम कोई गुड्स है उसको परचेज कर रहे हैं उसके रिसेल पर्पज से, तो वो क्या होगी, हमारी परचेजेस हो गई। इस परचेजेस से रिलेट हमारे नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज से हैं, ठीक है, जिस चीज का हम नॉर्मली लेना देना करते हैं, तो वो हो गई हमारी परचेजेस, जिसको हम ले रहे हैं किसी आउटसाइडर से, उसको रिसेल करने के पर्पस। जैसे हम क्लोथ खरीद रहे हैं, क्लोथ हाउस बाय क्लोथ फॉर रिसेल पर्पस, जो क्लोथ हाउस है वो कपड़े खरीदता है किसी वेंडर से उसको आगे सेल करने के लिए, तो वो हो गई उसकी परचेजेस। सेल्स क्या हो गई, इट मींस दैट यू ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड यू हैव राइट टू कलेक्ट मनी फ्रॉम कस्टमर। इसमें क्या होता है, जिस प्रोडक्ट का हम परचेज कर रहे थे, नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस थे हमारे जिससे रिलेटेड, उसको हम आगे चलकर क्या कर रहे हैं, बेच रहे किस सेंस में है, हम वहां क्या दे रहे हैं, हमको राइट दे रहे हैं, राइट ऑफ ओनरशिप, कि भाई ये तुम्हारा गुड्स है जो तुमने बोला था। और वहां से हमें क्या राइट जनरेट हो जाता है, राइट टू कलेक्ट मनी, कि अब हम उस जो कस्टमर है उससे हम अपना पैसा ले पाएंगे, या तो उसने साथ में पेमेंट कर दी होगी या फिर कुछ टाइम बाद पेमेंट करेगा। तो जब भी वो पेमेंट करेगा, वो हमारा कस्टमर है और हमें उससे राइट मिल जाएगा कि भाई तू हमारे पैसे दे, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, राइट ऑफ ओनरशिप होता है, जब हम सेल्स कर रहे होते हैं तो राइट ओनरशिप का राइट जो है वो क्रिएट हो जाता है, तो कस्टमर को राइट होता है कि वो गुड्स को पूरी तरह अपना ले। वाउचर, अब आते हैं वाउचर। वाउचर इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट, एक बिजनेस का इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेसिस पे सबसे पहले हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री की जाती है। ये जैसे हमारा हो गया कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, ठीक है, इनके बेसिस पे ही हम अब अपने अकाउंट में एंट्री क्रिएट करते हैं। एवरी firm print vouchers for each transaction. This voucher is prepared by accountant and duly verified by authoritative person. क्या होता है कि जो हर बिजनेस है ना, वो अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को दिखाने के लिए कि हाँ भाई ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुई है, तो वाउचर बनवाते हैं। वाउचर बनवाते हैं, उनमें उसका नाम, कंपनी का जो भी फर्म है या कंपनी है उसका नाम होता है, सीरियल नंबर होता है, डेट का कॉलम होता है, भाई उसकी डिस्क्रिप्शन होता है कि गुड्स क्या किस चीज को बेचा जा रहा है, किस चीज को खरीदा जा रहा है, तो वो क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। डिस्क्रिप्शन के साइड में होगा क्वांटिटी, भाई कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है, और फिर हो जाएगा मनी, कितने मनी का कितने पैसे में वो ले रहा है। तो वाउचर में ये सारी डिस्क्रिप्शंस होती है, ठीक है। और फिर होता है जो वाउचर होता है वो अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है, और ये वेरीफाइड होता है जो कंपनी का जिसके पास कंपनी की अथॉरिटी होती है, कि अथॉरिटी वो इस ट्रांजेक्शंस को वेरीफाई करता है, ठीक है। फिर आते हैं दोस्तों प्रॉफिट। इट इज अ सिचुएशन व्हेन इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड अ बिजनेस इनकम्स इज एक्सेस ओवर एक्सपेंसेस। इसमें क्या होता है, जब हम मैंने बताया था कि हम एक समराइजिंग शीट बनाते हैं, तो समराइजिंग शीट में हम क्या कर रहे होते हैं, इनकम को और एक्सपेंसेस को कंपेयर कर रहे होते हैं। जब हमारी इनकम जो होती है ज्यादा होती है एक्सपेंसेस से, तो इस सिचुएशन में हमारा क्या होता है, प्रॉफिट क्रिएट होता है। और जो प्रॉफिट होता है ना, ये हम एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए निकाल पाते हैं। जैसे हम मोस्टली अपने जो अकाउंट्स होते हैं वो एक साल के लिए बनाते हैं, तो हम जो प्रॉफिट निकालेंगे वो एक साल के लिए निकालेंगे। जो भी एक्सपेंसेस और इनकम होगा वो हम एक साल के बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद हम उनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद होगा क्या आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। लॉस का मतलब क्या होता है, इसके दो मतलब है। फर्स्ट है व्हेन एक्सपेंसेस आर एक्स ओवर इनकम, जैसे प्रॉफिट आ रहा था वैसे ही लॉस भी आएगा। जब हमने इनकम और एक्सपेंस शीट को कंपेयर किया, तो जब हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए इनकम से, तो हमारा लॉस हो गया। सेकंड होता है व्हेन नो प्रॉफिट कैन अराइज फ्रॉम दीज एक्टिविटीज। इसमें ऐसे एक्टिविटीज होती हैं जिनसे हमें कोई प्रॉफिट आगे चलकर कोई नहीं हो रहा होगा, लेकिन हमें लॉस जरूर हो रहा होगा। जैसे आग लगने से लॉस हो गया, चोरी होने से लॉस हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया उससे लॉस हो गया। तो इसमें हमें क्या हो रहा है कि हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, हम यहाँ इनकम और एक्सपेंस को कंपेयर नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हमें लॉस हो रहा है। लॉस किस फॉर्म में हो रहा है कि आग लग गई थी, चोरी हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था। फिर आते हैं दोस्तों डिस्काउंट। डिस्काउंट जनरली इट इज गिवन बाय सेलर टू बायर फॉर सम पर्पस। ये डिस्काउंट तो हम नॉर्मली सुनते रहते हैं, और हम
डिस्काउंट को सेल की फॉर्म में भी सुनते हैं कि भाई यहाँ सेल चल रही है, राइट। तो वहां क्या होता है, सेल चल रही है 50% से, सेल चल रही है 80% से, सेल चल रही है 70% से। तो ये एक तरह का डिस्काउंट होता है जो किस पे दिया जाता है, जो प्रोडक्ट का प्राइस रखा होता है उस पे दिया जाता है, ठीक है। और ये किस लिए दिया जाता है, ये दिया जाता है किसी पर्पस के लिए, हम अपनी सेल्स को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, हम अपने पुराने माल को अपनी फैक्ट्री से निकालना चाहते हैं, तो इसका कुछ ना कुछ स्पेसिफाइड पर्पस होता है। तो हमारे जो डिस्काउंट है वो दो तरह के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट हम इनवॉइस वैल्यू पे दे देते हैं, लिस्टिंग प्राइस पे दे देते हैं, और जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे उसने ट्रेडर ने ऐसे ही अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए दिया होता है, तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती, भले इससे हमें लॉस हो रहा हो लेकिन इसकी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती है। जैसे मेरा प्राइस था 1000 रुपए, मेरे जो भी ट्रेडर था उसने बोला कि मैं आपको 20% दे दूंगा अगर आप ये क्वांटिटी ज्यादा और खरीद लोगे तो, ठीक है। तो हमने ज्यादा क्वांटिटी खरीदी, उसने हमें डिस्काउंट दे दिया लिस्टिंग प्राइस पे, तो हमें इससे क्या फायदा हुआ, हमें ज्यादा क्वांटिटी मिल गई और उसका माल बिक गया, तो दोनों को ही फायदा हो रहा है। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम अकाउंटिंग एंट्री नहीं करते। कैश डिस्काउंट, व्हेन सेलर वांट टू इनिशिएट पेमेंट इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ही कैन गिव अ डिस्काउंट ऑन टोटल अमाउंट। जैसे बोल रहा है कि जो सेलर है ना वो क्या कराना चाहता है, जो वो कस्टमर से पेमेंट लेना चाहता है, तो वो पेमेंट लेने के लिए कस्टमर को क्या देगा, लालच देगा। लालच किस फॉर्म में देगा, वो डिस्काउंट की फॉर्म में देगा। भाई तू मेरी पेमेंट कर दे, मैं तेरे को 10% का कैश डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है। कैश डिस्काउंट किस फॉर्म में देगा वो, कि कैश डिस्काउंट होगा हमारा कि 1000 रुपए का प्राइस है और वो 20% कैश डिस्काउंट दे रहा है, 20% हो गया हमारा 200 रुपए। तो कह रहा मैं तेरे को 200 रुपए का वो दे दूंगा, डिस्काउंट दे दूंगा, तो मेरी पेमेंट अभी कर दे, या फिर पेमेंट तू 10 दिन के अंदर करेगा तो मैं तेरे को 200 का डिस्काउंट दे दूंगा। तो ये होता है दोस्तों कैश डिस्काउंट, ठीक है। और इसकी जो होती है ना हमारी अकाउंटिंग एंट्री होती है कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट की नहीं होती लेकिन कैश डिस्काउंट की होती है। फिर आते हैं दोस्तों इवेंट पे। इट इज अ रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। जो लेना देना होता है ना, जो लेना देना होता है वो किसी पर्पज से होता है, और जो उसका पर्पज होता है, पर्पज होता है एक रिजल्ट की फॉर्म में। जब वो रिजल्ट निकल के आता है तो वो क्या बन जाता है, इवेंट बन जाता है। अब मैंने परचेजेस की, परचेजेस करने के बाद मैंने सेल्स की, और जब मैंने परचेज को सेल से माइनस करा है तो जो उससे रिजल्ट निकल के आया वो क्या हो गया, मेरा इवेंट हो गया। या तो प्रॉफिट निकल के आएगा या लॉस निकल के आएगा, ठीक है। या फिर हमें पता चल रहा होगा कि हमें किसको कैसे कितने पैसे देने हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक इवेंट हो जाएगा। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स क्या होती है, जब बिजनेस ओनर है ना अपने प्राइवेट खर्चे के लिए, अपने पर्सनल खर्चे के लिए बिजनेस से कुछ पैसा निकाल लेता है या कुछ गुड्स निकाल लेता है, तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग। हमने अपना बिजनेस इसलिए तो नहीं खोला ना कि हम अपने पर्सनल खर्चे भी उसी से करेंगे, इसलिए तो नहीं करे हमने अपना बिजनेस खोला ना, हमने तो अपना बिजनेस एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखने के लिए कर रहे हैं। लेकिन इसमें आ जाता है ड्राइंग फैक्टर। ड्राइंग फैक्टर अफेक्ट करता है हमारी बिजनेस को। जब ये हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है तो हम इस बिजनेस के अफेक्ट को हटाने के लिए अपने ओनर को बोलते हैं भाई हम इसको ड्राइंग मानेंगे, ड्राइंग मानेंगे तो ये आपको हमें वापस आप भी हमारे एक तरह से क्रेडिटर बन रहे हो, क्रेडिटर बन रहे हो, तो ये हमारे प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा, तो प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा तो हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे अपने अकाउंट्स में, ठीक है। फिर आते हैं दोस्तों बैड डेट्स के होते हैं। बैड डेट्स जब हम उधार माल बेच रहे होते हैं ना, और जब हम उधार माल बेच रहे होते हैं, और कई बार क्या होता है हमें विश्वास तो होता है कि हमारा कस्टमर हमें पैसे दे देगा, लेकिन कई बार कस्टमर के हालात भी ऐसे हो जाते हैं कि वो नहीं दे पाता है। जब वो नहीं दे पाता है तो वो हमारा बन जाता है बैड डेट्स, ठीक है। हमें उससे उम्मीद तो थी, हमने उम्मीद थी इसलिए उसको उधार दिया था, लेकिन अब उस बंदे ने वो टाइम पीरियड जो है वो लैप्स कर दिया है, कि हमने उसको बोला था भाई तो 3 महीने के अंदर पेमेंट कर देना, अब हम उसको बोले ही जा रहे हैं भाई पेमेंट कर दे, भाई पेमेंट कर दे, और वो कर ही नहीं रहे, वो कर ही नहीं रहा है, वो बोल रहा है भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, बैड डेट्स बन जाएगा हमारे लिए, लिए एक तरह का लॉस बन जाएगा, जिससे हमें कभी पैसा कवर नहीं हो रहा, तो उसको हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैड डेट्स, जिससे हमें पैसे रिकवरी की कोई अब उम्मीद नहीं रही, हमें अब
इसको ना अपने बिजनेस में एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है। फिर आते हैं दोस्तों टर्नओवर। टर्नओवर इट मींस द टोटल सेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। हम 12 महीने में जितनी भी हमने सेल्स की है ना, ठीक है, वो हमारा क्या बन जाएगा, टर्नओवर बन जाएगा। और टर्नओवर हमारा मेनली किससे बनता है, बेसिकली बनता है जो हम अपना नॉर्मल ऑपरेशन, जिस बेसिस पे हम अपना नॉर्मल ऑपरेशंस कर रहे हैं, जिस भी गुड्स या सर्विसेज को हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारा नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है उससे हमारा टर्नओवर क्रिएट होता है। जैसे हमारा मेन बिजनेस है चाय पत्ती बेचना, तो जब हम चाय पत्ती बेच रहे हैं ना, तो वही हमारा टर्नओवर क्रिएट करेगा। उसके अलावा अगर हम कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो हमारा टर्नओवर क्रिएट करने में हमारी हेल्प नहीं करेगा, काउंट करने में हमारी हेल्प नहीं करेगा। फिर आते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स दैट इन्वेस्ट मनी इन अ कंपनी शेयर्स एंड डिवेंचर फॉर अर्निंग सम प्रॉफिट। हमारे पास पैसा, हमने देखा हमारे पास पैसा ना ऐसे ही वेस्ट पड़ा है, हमें उससे कोई कुछ मिल ही नहीं रहा है। हम मेरे बैंक में पड़े हैं 15 लाख रुपए, और मेरे बैंक में ना वैसे ही पड़े हैं, उनका कोई यूज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जो मेरी नॉर्मल एक्टिविटी है वो 1-2 लाख 3 लाख से हमारे मेरे नॉर्मल बिजनेस से रिकवर होती जा रही है, और जो बैंक में पैसा वो ऐसे ही पड़ा है। तो मैंने क्या सोचा कि आगे चलकर मेरे को किसी ना किसी चीज में पैसा लगाना पड़ेगा, आगे चलकर शायद मेरी मशीनरी खराब हो जाए, है ना, या फिर मेरे को नई मशीन लेके आनी पड़े। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर देती हूँ, किसी कंपनी में, किसी बैंक में, किसी शेयर्स में, किसी डिबेंचर्स में। मैं किस लिए इन्वेस्ट कर देती हूँ कि ये मेरे को कुछ ना कुछ इनकम भी जनरेट करके देगा, और प्लस जब मेरे को इससे पैसा आएगा तो वो दुगना तिगना हो गया आएगा, जिससे मैं अपने आगे चलकर मशीनरी खरीद पाऊंगी। तो ये हो गई दोस्तों मेरी इन्वेस्ट। आज का हमारा ये टॉपिक यही खत्म होता है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगे या आपको कुछ समझना है तो प्लीज कमेंट मी, ताकि मैं मोटिवेट होकर आपके लिए और वीडियोस बना सकूं। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।